सब कहते हैं और हमने भी सुना है कि जिंदगी एक अबूझ पहेली है। वैसे तो जिंदगी के कई रंग हैं, मगर सबसे गहरा रंग है प्यार का। और यह रंग गहरा होने के बाद भी अलग अलग तरह से छढ़ता है और कई कई बार छढ़ता है। अब प्यार है ही ऐसी बला कि कोई बच नहीं पाता। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है और हर बार कोई महिला छल्ली जाती है, यह भी सुनते आए थे। आज भी छलिया कौन, यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर मुंहबाए खड़ा है। प्यार को छल मानने को दिल तैयार नहीं, और प्यार में सब कुछ जायज है, तो प्यार करने वाले को भी कैसे छलिया कह दें। प्यार करने वाले सिर्फ प्रेमी प्रेमिका नहीं होते। प्यार तो जिंदगी का दूसरा नाम है, और जिंदगी में बहुतेरे रिश्ते होते हैं। मसलन माता पिता, भाई बहन, मित्र और इनसे जुड़े अनेक रिश्ते, ममत्व, स्नेह, लाड़ दुलार और फटकार, ये सभी प्यार के ही तो स्वरूप हैं। इन सब के साथ जहां स्वार्थ हो वहां चुपके से छल भी आ जाता है। वैसे रजनीश और वंदना की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। कथानायक तो रजनीश ही है, मगर नायिका अकेली वंदना नहीं है। वंदना तो रजनीश और उसकी पत्नी सुधा की जिंदगी में आई वह दूसरी औरत है, जिसकी वजह से सुधा अपनी बेटी मोनू के साथ अकेली रहने के लिए विवश है। सुधा सरकारी स्कूल में शिक्षिका है और रजनीश सरकारी कॉलेज में स्पोर्ट्स टीचर है। दोनों की शादी परिवारजनों ने तय की थी। सुधा सुंदर और सुशील है और रजनीश के परिजनों को दिल से अपना मानकर सबके साथ सामंजस्य बैठाकर कुशलतापूर्वक घर चला रही है। शादी के 10 सालों बाद सरकारी काम से रजनीश को दूसरे शहर में ठौर तलाशना पड़ा। काफी प्रयासों के बाद भी सुधा का ट्रांसफर नहीं हुआ। रजनीश हर शनिवार शाम को आता और पत्नी व बेटी के साथ 2 दिन बिताकर सोमवार को लौट जाता। मोनू भी प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ रही थी, तो सुधा ने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। सुधा सप्ताह भर घर की जिम्मेदारी अकेली उठाती रहती और सप्ताहांत में घर आए पति के लिए भी समय निकालती। रजनीश के कॉलेज में एक प्राध्यापिका थी वंदना, जो अधिक उम्र की होने के बाद भी अविवाहित थी। वह सुंदर, सुशील और संपन्न थी। पसंदीदा वैवाहिक रिश्ता न मिलने से सबको नकारती रही। उम्र के इस मोड़ पर तो समझौता करना ही था, जो उसके स्वभाव में नहीं था। इसलिए आजीवन अविवाहित रहने का मन बना चुकी थी। अक्ल और शक्ल दोनों कुदरत ने जी खोल कर दी थी, तो अकड़ भी स्वाभाविक है। कॉलेज में सबको अपने से कमतर ही समझती थी। रजनीश और वंदना ने जब पहली दफा एक दूसरे को देखा तो दोनों का दिल कुछ जोर से धड़का। रजनीश तो था ही, स्पोर्ट्समैन तो उसका गठीला शरीर था। उसे देखकर वंदना को अपना संकल्प कमजोर पड़ता जान पड़ा। उसे लगा कि कुदरत ने उसके लिए योग्य जीवन साथी बनाया तो सही, मगर मिला देर से। दोनों देर तक स्टाफ रूम में बैठे रहते, जबरदस्ती का कुछ काम लेकर। दोनों को पहली बार पता चला कि वे कितने कर्मठ हैं। एक दूसरे की उपस्थिति मात्र से वे उत्साह से लबरेज हो तेजी से काम निपटा देते। अधिकांश कार्यकारिणी समितियों में दोनों का नाम साथ में लिखा जाने लगा, क्योंकि इससे समिति के अन्य सदस्य निश्चिंत हो जाते थे। दोनों को किसी अन्य की उपस्थिति पसंद भी नहीं थी। स्पोर्ट्स समिति की कर्मठ सदस्य और अधिकांश गतिविधियों की संयोजक अब वंदना मैडम होती थीं। यह अलग बात है कि उनकी बातचीत अभी भी शासकीय कार्यों तक ही सीमित थी। व्यक्तिगत रूप से दोनों एक दूसरे से अनजान ही थे। बास्केटबॉल के टूर्नामेंट्स होने थे, जिसकी टीम में वंदना दल की अभिभावक के तौर पर, जबकि रजनीश कोच के रूप में छात्राओं के दल के साथ गए थे। वहां अप्रत्याशित अनहोनी हुई कि एक छात्रा की तबीयत काफी खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। शहर के दूसरे कॉलेज के दल के साथ ही अपनी टीम को रवाना कर वे दोनों छात्रा के पेरेंट्स के आने तक वहीं रुके। हॉस्पिटल में गुजरी वह एक रात उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आई। रात भर बेंचनुमा कुर्सियों पर बैठे बैठे ही काटनी पड़ी, और चूंकि काम तो कुछ था नहीं, सो उस दिन खूब व्यक्तिगत बातें हुईं। रजनीश ने वंदना से अभी तक शादी न करने की वजह पूछी, तो उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। उसकी बात का इशारा समझकर रजनीश भी बोल उठा, जब मैं ही मिल सकता हूं तो मेरे जैसे की जरूरत ही क्या है। वंदना की आंखें
आश्चर्य मिश्रित खुशी से फैल गईं। क्या आपने भी अभी तक शादी नहीं की? अब रजनीश मगरमच्छी आंसुओं के साथ बोला। मेरी दादी मरते वक्त मुझे उनके एक दूर के रिश्तेदार की बेटी का हाथ जबरन थमा गई। वह दिमाग से पैदल है, तभी तो यहां लेकर नहीं आया। अब मैं उसे तलाक दे दूंगा। यदि तुम चाहोगी तो हम शादी कर लेंगे वीणु। ओह राज, कितना गलत हुआ तुम्हारे साथ। हम पहले क्यों नहीं मिले? अब तुम्हारी पत्नी है तो हम कैसे शादी कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते वीणु? आई लव यू, और मुझे पता है कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। बोलो, सच है ना यह? हमारी जिंदगी है, हम एक दूसरे के साथ बिताना चाहें तो इसमें गलत क्या है? कहते हुए उसने भावनाओं में वंदना का हाथ कस कर पकड़ लिया। उम्र की परतों में वंदना ने जो भावनाओं की बर्फ छिपा रखी थी, वह रजनीश के सहारे की गर्मी से पिघलने लगी। जवाब में उसने भी बोल ही दिया, आई लव यू टू राज, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद यू। इधर इजहार ए इश्क हुआ और उधर छात्रा की तबीयत थोड़ी सुधरने लगी। वीणु सोच रही थी कि राज की पत्नी के साथ मैं छल कर रही हूं तो गलत नहीं है, क्योंकि उसके परिवार वालों ने भी तो राज के साथ छल किया है। राज सोच रहा था कि घर की जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। पत्नी और बेटी तो वैसे ही अकेले रहने की आदत हो गई है। यहां पर मैं वीणु को उसके हिस्से का प्यार देकर उस पर उपकार कर रहा हूं, कोई छल नहीं कर रहा। वह भी तो मुझे पाना चाहती है। बेटी को पढ़ा लिखाकर शादी कर दूंगा। कितने ही पुरुषों ने 2 शादियां की हैं। यह कहीं से भी गलत नहीं है, और सुधा तो इस सब से अनजान ही थी। राज और वीणु अब कॉलेज के बाद भी साथ में समय गुजारने लगे थे। उम्र का तकाजा था तो शाम के बाद कभी कोई रात भी साथ में गुजर जाती। राज अपने रूम पर कम और वीणु के घर पर अधिक समय गुजारने लगा। दोनों ने चोरी छिपे शादी भी कर ली, मगर उसे गुप्त रखा। राज का रविवार अभी भी सुधा और मोनू के साथ गुजरता था। यह बात भी 16 आने सच है कि पत्नियों की आंखें उन्हें अपने पतियों की नजरों में परिवर्तन का एहसास करा ही देती हैं। सुम्मी भी राज में आए परिवर्तन को महसूस कर रही थी। रही सही कसर स्टाफ मेंबर्स ने पूरी कर दी। एक गुमनाम पत्र पहुंचा था सुम्मी के पास, जिसमें रजनीश और वंदना के संबंधों का जिक्र करते हुए उसे सावधान किया गया था। अगले रविवार जब रजनीश घर पहुंचा तो वहां अपने माता पिता और सास ससुर को आया देखकर हैरान रह गया। हंगामा होना था, हुआ भी। रजनीश लौट आया इस समझौते के साथ कि तलाक के बाद भी मोनू की पढ़ाई और शादी की सारी जिम्मेदारी वही वहन करेगा। अब वीणु से शादी की बात राज नहीं रह गई थी। काफी लंबे अरसे बाद किसी वजह से हमारा सुधा के शहर में जाना हुआ। रजनीश ने सुम्मी और मोनू से मिलकर आने को कहा। हमें भला क्यों आपत्ति होती? रजनीश और वंदना निस्संतान थे, इसलिए इसकी तड़प तो थी ही। इतने सालों बाद बेटी से मिलने की तड़प तो पिता को होनी स्वाभाविक भी थी। प्यार का खुमार हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, और रजनीश की पोस्टिंग भी दूसरे शहर में हो चुकी थी। अब उसे अकेले में अपराध बोध पीड़ा पहुंचाता होगा। रजनीश के माता पिता ने वीणु को कोसने में कोई कसर नहीं रखी। उनके अनुसार उस बांझ स्त्री ने उनके बेटे बहू का घर तोड़कर उनका जीवन नर्क बना दिया है। उसने पत्नी का सुख तो दिया, मगर पिता का सुख नहीं दे पाई। उसी की वजह से राज और मोनू इतने सालों तक एक दूसरे से दूर रहे। अब मोनू पीजी की पढ़ाई पिता के साथ रहकर उनके कॉलेज से करना चाहती थी। रजनीश और वंदना की पोस्टिंग अलग अलग शहर में होने से शायद उन्हें फिर उम्मीद की किरण दिख रही थी। सुधा का कहना था कि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, मगर मोनू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। वंदना के विरोध के बावजूद भी मोनू अपने पिता के घर रहने आ गई थी। वीणु अब वीकेंड में आती थी। जब कभी कुछ विवाद होता तो उनका फोन आने पर हमें ही जाना पड़ता था, क्योंकि न चाहते हुए भी इस कलह की अप्रत्यक्ष वजह तो हम बन ही चुके थे। न हम सुम्मी से मिलने जाते और न ही यह टूटा तार फिर से जुड़ता। आज भी अचानक फोन आया और वीणु ने कहा, आप लोग तुरंत आइए, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या मोनू। कुछ देर तक तो हम समझ ही नहीं पाए। सौतन का आपसी झगड़ा तो सुना था, मगर सौतेली माँ और बेटी का इस तरह से झगड़ाना आश्चर्य की एक वजह और थी कि वंदना और मोनू
दोनों ही काफी समझदार थीं। अलग अलग दोनों से बात करने पर हम इतना समझ पाए थे कि दोनों अपनी सीमाएं जानती थीं और एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल भी नहीं देती थीं। कभी कभी राज संतुलन नहीं कर पाते, तभी विवाद होता था। राज का कहना था कि मोनू ही मेरी इकलौती संतान है, तो वीणु को भी इसे स्वीकार लेना चाहिए, आखिर वह उसकी भी बेटी है। सुधा ने तो वंदना को अपनी जगह दे दी, तो क्या यह उसकी बेटी को हमारी जिंदगी में थोड़ी भी जगह नहीं दे सकती? उसका अधिकार तो यह नहीं छीन रही है। 2-3 साल बाद तो ससुराल चली जाएगी, तब तक भी इसे आंख की किरकिरी नहीं मानकर सूरमे की तरह सजा ले। हमारी जिंदगी में रोशनी ही तो कर रही है। हम भी राज की बातों से सहमत थे। जिंदगी का यही दस्तूर है, दूसरी औरत ही हमेशा गलत ठहराई जाती है। मैं भी एक औरत हूं, तो सुम्मी का दर्द महसूस कर रही थी और मोनू से सहानुभूति होते हुए भी वीणु को गलत नहीं मान पा रही थी। मेरे पति वीणु को गलत ठहरा रहे थे और मैं राज को एक पल को लगा कि उनका झगड़ा सुलझाने में हम न झगड़ पड़े। वीणु ने चुप्पी तोड़ी। हम इतने सालों से अकेले रहे। मोनू कोई छोटी बच्ची नहीं है, उसे समझना चाहिए कि मैं वीकेंड पर आती हूं। उसके आने के बाद राज तो आते नहीं उसे अकेला छोड़कर। यदि कुछ गलत दिखे तो मुझे मोनू को डांटने का अधिकार है या नहीं? यदि कुछ ऊंच नीच हो गई तो दोष तो मुझे देंगे सब। पड़ोस में रहने वाले लड़के से इसका नैन मटक्का चल रहा है। मैंने खुद देखा। पूछा तो साफ मुकर गई और राज मुझे ही गलत कह रहे हैं। यह उतनी भी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। उसका प्रलाप चलता ही रहता। यदि हमें मोनू की सिसकियां न सुनाई देती। मेरी कोई गलती नहीं है। आंटी मुझे क्यों ऐसा बोल रही हैं? वे खुद जैसी हैं वैसा ही मुझे समझ रही हैं। मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूं तो मेरी तकलीफ क्यों समझेंगी? सुबकते हुए भी मोनू इतनी बड़ी बात बोल गई। एक पल को सन्नाटा छा गया। मुझे भी आज मोनू को देखकर अपना अजन्मा बच्चा याद आता है। सन्नाटे को चीरते हुए वंदना ने रहस्योद्घाटन किया। अब चौंकने की बारी हमारी थी। वीणु, चुप रहो प्लीज। मोनू बेटी के सामने इस तरह बात मत करो। रजनीश गिड़गिड़ाते हुए बोले। मोनू भी सहम सी गई। वीणु के सब्र का बांध जो टूटा तो आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। बताओ मेरी क्या गलती है? जब राज आखिरी बार सुम्मी के घर से लौटे थे तब मैंने इन्हें खुशखबरी दी थी। जीवन बगिया में नया फूल खिलने वाला था, मगर राज ने बीच में ही बात काट दी। वीणु प्लीज, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मगर प्लीज अब चुप हो जाओ। लेकिन वीणु ने भी आज ठान ही लिया था। वह बोलती रही और परत दर परत रजनीश के छल की कलई खोलती गई। उस समय इन्होंने मुझे कहा कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। इस समय सुम्मी के वकील को हमारी शादी का सबूत मिल गया तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तुम अभी बच्चे को एबॉर्ट करवा दो। एक बार कोर्ट की कार्यवाही निबट जाए, फिर हम नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे और बच्चा तो भविष्य में फिर हो ही जाएगा। तो मैंने गलत नहीं कहा था। उस समय यही उचित था। उचित अनुचित मैं नहीं जानती। मुझ पर तो बांझ होने का कलंक लग गया, क्योंकि मोनू तुम्हारी बेटी है। ये सब जानते हैं। हम पसोपेश में बैठे थे। स्थिति इतनी बिगड़ने की उम्मीद नहीं थी। मैं सोच रही थी कि प्यार क्या क्या बदलाव ला देता है। सही और गलत की विवेचना के परे सुम्मी ने मातृत्व को जिया, मगर परित्यक्त होकर अधूरी रही। वीणु ने प्रेयसी बन प्यार पाया, मगर मातृत्व की चाह में अधूरी रही। रजनीश ने सुम्मी और वीणु के साथ अधूरी जिंदगी जी। बेटी होने के बाद भी मोनू को दुलार न सका। क्या यही प्यार है या मात्र छलावा है? आपने मेरे पापा को छीना, अपने अजन्मे बच्चे की हत्या की थी, इसलिए आप मां नहीं बन सकी। कुदरत ने आपको सजा दी। मोनू भी आज उम्र से बड़ी बातें कर वीणु को कटघरे में खींच रही थी। देखो, जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते। मोनू सही कह रही है। हमारी गलती का प्रायश्चित करने के लिए ही कुदरत ने मोनू को हमारे पास भेज दिया है। वही हमारी बेटी है। तुम बांझ नहीं हो। प्लीज अब बात को यहीं खत्म करो। बात तो अब शुरू हुई है। कुदरत ने सजा नहीं दी। ये तो बोलते हुए वीणु उठी और पर्स में से एक कागज निकालकर मेरे सामने रख दिया। यह देखो, सजा मुझे मिली है। ये सही है।
मैंने प्यार किया, मगर राज ने मेरे साथ कितना बड़ा छल किया। यह अचानक मिला है मुझे। देखो, क्या नाटक है यह? कौन सा कागज है? राज अब गुस्से से चिल्लाया। मैंने देखा, वह मेडिकल सर्टिफिकेट था, राज की नसबंदी का। आपने वीणु को बताए बिना ही ऑपरेशन। मैंने बात अधूरी छोड़ दी। अब जरूरी भी नहीं था कुछ बोलना। अब परछाई पानी में नहीं थी, आईने में सब स्पष्ट दिख रहा था। और हम सोच रहे थे कि प्यार में छल हम किससे करते हैं, अपने रिश्तों से या खुद से, खुद की जिंदगी से। प्रश्न अभी तक अनुत्तरित ही है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।